तो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अजीत सिंह राजपूत और मैं पढ़ा रहा हूँ CSIR स्क्वायर कोचिंग इंदौर में। हमारी इंस्टीट्यूट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराती है। और अगर आपको हमारे कोर्सेज परचेज करने हैं तो आप हमारे CSIR स्क्वायर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं और वहां से आप टेस्ट सीरीज, आप बैच, जो भी आपको लगता है वो आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर में आ सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन और नॉन फिक्शन में है यूनिट नंबर 4 और उसकी जो एज है वो एज कवर करने वाले हैं हम मॉडर्न एज। तो आज की जो एज रहेगी वो है मॉडर्न एज और ये एक सीरीज होगी, एक लेक्चर्स की, जो आपके पास यूट्यूब पे डेली अवेलेबल होते रहेंगे, है ना, क्रोनोलॉजी में। और अगर आपको उस चीज की प्रॉपर क्लासेस चाहिए, इन क्रोनोलॉजी क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। चलिए, मॉडर्न एज में नॉन फिक्शन में मुझे कितने ऑथर पढ़ाने हैं? आपको 7 ऑथर पढ़ाने हैं ये। और खासियत हमारे बैच की ये है कि हम जो भी पढ़ाते हैं वो क्रोनोलॉजी में पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं। ये 7 ऑथर आपको पढ़ने हैं। अगर मैं 7 ऑथर की बात करूं तो आपको ये पढ़ने हैं। हालांकि एग्जाम के हिसाब से ये थोड़ा सा, एग्जाम में इससे थोड़े से कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल है ना, इससे फिक्शन, नॉन फिक्शन में कम क्वेश्चंस आते हैं, पर फिक्शन में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं एजी गार्डनर के साथ। किसके साथ शुरू करते हैं? एजी गार्डनर के साथ। तो एजी गार्डनर का एक वर्क है जो एग्जाम में बार बार लगातार पूछा जाता है, उसका नाम है ऑन द रूल ऑफ द रोड। यानी कि इस ऐसे में, पर्टिकुलरली इस ऐसे में इन्होंने किस चीज के बारे में बात की है? इन्होंने बात की है जब आप रोड पे चलते हैं, जब आप रोड पे चलते हैं तो उस समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन रूल्स को फॉलो करना है, कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, इस चीज पे इन्होंने बात की। तो देखते हैं। तो गार्डनर अर्ग दैट पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी कर्टेल टू प्रिजर्व सोशल लिबर्टी। यहाँ पे इन्होंने दो चीजों में कंफ्लिक्ट बताया, किस किस में? एक पर्सनल लिबर्टी में और एक सोशल लिबर्टी में। यानी कि रूल, रोड पे आप चल रहे हो, ठीक है, रोड आपकी है, आपको पूरी लिबर्टी है कि आप कैसे चलना चाहते हैं। आप चाहे तो लेट के चलिए, आप चाहे तो रैंक कर चलिए, आप कैसे भी चल सकते हैं, ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपकी पर्सनल लिबर्टी सोशल लिबर्टी से क्या नहीं करनी चाहिए? कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आप रोड के बीच में चल रहे हो तो रोड में के बीच में चलना आपका हक है, आपकी लिबर्टी है। लेकिन सोशल लिबर्टी के हिसाब से और लोगों को प्रॉब्लम होगी और लोगों को दिक्कत होगी। तो इस चीज पे उन्होंने जोर दिया कि आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है आप उस पे काम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सोसाइटी को आपकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, तो आप रोड पे किसी भी तरह से बाइक चला सकते हैं। आप उड़ा के बाइक चलाइए, आप कोई भी स्टंट कीजिए, आप चाहे एक साथ दो दो बाइक चला लीजिए, तीन तीन बाइक चलाइए, आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप रोड पे। ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है। लेकिन क्या ये लिबर्टी सोसाइटी को हार्म करेगी? यस, हार्म करेगी। तो इसका मतलब ये उस केस में क्या होगा? गलत होगा, आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल की बात, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आप सुन सकते हैं, लेकिन आपको उसका वॉल्यूम इतना नहीं करना है कि आसपास की जो सोसाइटी है उसको प्रॉब्लम हो। तो इसी चीज के बारे में इस वर्क में बात की गई है, ऑन द रूल्स ऑफ द रोड। अगर मैं इसकी बात करूं तो लिबर्टी की डेफिनेशन, पहले उन्होंने क्या कहा? लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है? गार्डनर डिफाइंस लिबर्टी नॉट एज डूइंग व्हाटएवर वंस वांट्स बट एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट नेसेसिटिंग रीजनेबल। देखिए, इन्होंने कहा कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपका जो भी मन हो आप वो करो, आपका जो भी मन हो आप वो करो, ये लिबर्टी का मतलब नहीं है। लिबर्टी का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हो वो समाज के हिसाब से भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। इसके बाद रूल ऑफ द रोड में किस चीज के बारे में बात की गई? एग्जाम्पल, वॉकिंग ऑन द लेफ्ट साइड ही एक्सप्लेन दैट इंडिविजुअल राइट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द कॉमन गुड टू प्रिवेंट chaos। देखिए, आपको पता है कि जब आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलने के लिए हमने लेफ्ट
और राइट साइड क्या बना रखे हैं, पैदल चलने वालों के लिए स्पेशल हमने क्या बनाते हैं, जगह बनाते हैं। तो जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आराम से उस पर चल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे नहीं चल सकते, आप रोड पे चल सकते हैं, आपकी पर्सनल फ्रीडम है। लेकिन अगर आप रोड पे चलोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं, और समाज को उस चीज से क्या है, खतरा है। तो यही उन्होंने कहा कि आपकी पर्सनल लिबर्टी कभी भी सोशल लिबर्टी से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा आगे, एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कपड़ों का एग्जाम्पल दिया। कपड़े पहनना आपकी पर्सनल फ्रीडम है, आप कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, आप पूरे फुल कपड़े पहन सकते हैं, आप शॉर्ट्स कपड़े पहन सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैटर ये करता है कि आप किस जगह हैं, आप किस जगह हैं, उस जगह के हिसाब से आपको कपड़े पहनने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं मंदिर की बात करूं तो मंदिर में आप अनएप्रोप्रिएट कपड़े पहन के नहीं जा सकते, वहां पे आपको एकदम सज्जन वाले कपड़े पहन के जाने होते हैं। लेकिन आपकी फ्रीडम है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक समाज का हिस्सा है और हमें समाज में वो काम नहीं करना है, समाज को क्या दे, प्रॉब्लम दे। इसके बाद ट्रैफिक पुलिसमैन के बारे में क्या कहा, ही हाईलाइट्स द पुलिसमैन एंड पिकेडिली सर्कस एज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी नॉट टायरनी एज अ ऑफिसर। और इन्होंने क्या बात की यहाँ पे कि जो पुलिसमैन होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं, जो आपको रोकते हैं, रूल्स बाइक को तेज चलाने से रोकते हैं, आप पे चालान काटते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये किसी टायरनी का साइन नहीं है, यानी कि वो क्या बोलते हैं, तानाशाह नहीं है आपके लिए, वरना वो ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आप सेफ रहें। द ओल्ड लेडी, और यहाँ पे ये PYQ है, ओल्ड लेडी। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है ओल्ड लेडी के बारे में। तो ही साइड्स एन ओल्ड लेडी वॉकिंग डाउन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट एज एन एग्जांपल ऑफ मिसकंस्ट्रक्टेड लिबर्टी। इस पूरे ऐसे में क्या होता है, इन्होंने एक ओल्ड लेडी का एग्जांपल लिया। ओल्ड जो लेडी होती है वो रोड के बीचों बीच चलती है और उसके पीछे बहुत सारे वाहन होते हैं और वो उनको हॉर्न देते हैं, और पुलिस वाला उनसे कहता है कि दादी बीच में मत चलिए, आपको साइड से चलना होगा। तो दादी रिप्लाई देती है कि रोड पे चलना या चलना मेरी पर्सनल फ्रीडम है और मैं चाहूं तो मैं रोड पे चलूंगी। तो यही इस ऐसे में बताया गया है कि आपकी पर्सनल फ्रीडम कुछ भी हो, लेकिन आपको समाज के हिसाब से अपनी फ्रीडम देखनी पड़ेगी, है ना। आप रोड के बीच में नहीं चल सकते, वरना अगर आप चलोगे तो आपका एक्सीडेंट होने का क्या है, खतरा बढ़ जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा एजी गार्डनर। चलिए, ये था हमारा एजी गार्डनर। इसके अलावा एजी गार्डनर के हम कुछ और वर्क्स की बात करें तो और वर्क्स में देख लीजिए आप इनका, ऐसे एंड आर्टिकल्स, स्पिरिट्स ऑफ लंदन, द न्यू वर्ल्ड, और ये द स्पिरिट्स ऑफ लंदन PYQ है, यूजीसी नेट में एग्जाम में ये आ चुका है। इसके बाद मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंग्लैंड, इस वर्क पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए, दूसरा सेकंड ऑथर है इस एज का, EV लुकेस। AB लुकेस की बात करूं तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड वेरल लुकस। इनका जन्म हुआ था मैनचेस्टर इंग्लैंड में, और ये सेंट पॉल स्कूल से इन्होंने अपनी स्टडी की, और उसके बाद ये किस यूनिवर्सिटी में चले गए, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए। चलिए, इसके बाद इनकी बात करें तो इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे। सबसे पहले द वेंडरर इन लंदन, PYQ है। ये क्या था, ये कलेक्शन ऑफ एसेस, ये एसेस का कलेक्शन था, जिसके अंदर क्या बताई गई है, जिसके अंदर बताई गई है लंदन की लाइफ। उस समय, उस जमाने में इंग्लैंड में, लंदन में लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह से अपनी रियल लाइफ को जीते थे, लाइफ स्टाइल उनकी क्या क्या थी, तो इन चीजों का संग्रह करके ऐसे लिख के इस कलेक्शन में पब्लिश किए गए। इसके बाद अगला वर्क है इनका, द इमोर्टल मेमोरी, अ पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ राइटर एंड लिटरेरी फिगर्स। यानी कि इस वर्क में इन्होंने क्या किया है, इनको जो राइटर्स अच्छे लगते हैं, जो राइटर्स इन्होंने पढ़े, जो राइटर्स इनको अच्छे लगते हैं, उनकी तारीफ कही गई है इस वर्क में। ठीक है, यानी कि इनका पर्सनल रिफ्लेक्शन था, इनका ये पर्सनल POV था। अब फिक्शन के हिसाब से मैं बात कर लेता हूं, तो फिक्शन में इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं। फिक्शन में इन्होंने दो वर्क लिखे, द बर्थडे और द इंगलसाइड। चलिए, द बर्थडे से मुझे याद आया, इस तरह का एक और वर्क किसी ने लिखा हुआ है, उस ऑथर का मुझे नाम बताइए। ठीक है, ये आपके लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वर्क और किसने लिखा है, द बर्थडे करके। चलिए, तो इसके बाद बायोग्राफीज की बात करें तो लूकस रॉट बायोग्राफी ऑन द नोटेबल फिगर इंक्लूडिंग बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स लेम। इन्होंने चार्ल्स लेम की क्या लिखी है, इन्होंने
बायोग्राफी लिखी है, और भी बहुत लोगों की बायोग्राफी लिखी है, पर उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन है? चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कौन थे? ये चार्ल्स लैम्ब थे प्रिंस ऑफ एसेस। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, प्रिंस ऑफ एसेस थे। अगर प्रिंस ऑफ एसेस ये हैं तो मुझे बता दीजिए फादर ऑफ एसेस कौन होंगे? फटाफट, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि फादर ऑफ एसेस कौन कहलाते हैं। चलिए, फादर ऑफ एसेस है फ्रांसिस बेकर। गॉट इट? इसके बाद अगले ऑथर की बात करते हैं। चलिए, तो अगला ऑथर है मैक्स बियरबॉम। ये आपका अगला ऑथर है। मैं अगर एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में इस ऑथर से हमें कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए, इनकी बात करें तो पहली बात, ये ज्यूइश फैमिली से थे। ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन किस परिवार से था। इसके बाद ये किस किन मैगजीन से रिलेटेड रहे? तो द स्ट्रैंड पंच है ना, ये इन बायो लिटरेरी जर्नल से क्या रहे? मैगजीन से रिलेटेड रहे। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन और आया है, ये पंच, पंच से कौन रिलेटेड है? ये आपका पीवाईक्यू है। तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जो पंच जो मैगजीन थी वो किसने स्टार्ट की थी। हिंट के लिए आपको विक्टोरियन राइटर है, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगर मैं इनके एसेस की बात करूं तो इन्होंने लिखा है द बुक ऑफ मैक्सवेल। अगेन अगेन ये क्या था? ये कलेक्शन ऑफ एसेस था जिसमें वही रहन सहन लाइफ स्टाइल के बारे में बात की गई। इसके बाद एंड इवन नाउ, ये दूसरा कलेक्शन था जिनमें लाइफ एंड आर्ट के बारे में बात की गई है। चलिए, इसके बाद प्लेस की मैं बात करूं तो प्लेस की मैं अगर बात करूं तो प्लेस में इन्होंने लिखा है द हैप्पी हिपोक्राइट। और इसके बाद जूलिका डॉप्सन। एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, पर स्टिल चूंकि अब यूजीसी नेट का पेपर थोड़ा सा टफ आने लगा है तो उस केस में हमें इसको इतनी डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। ये दो प्लेस लिखे हैं इन्होंने और ये दो एसेस लिखे हुए हैं ईवी मैक्स बियरबॉम ने। इसके बाद अगला ऑथर है जीके चेस्टरटन। देखिए, जीके चेस्टरटन नॉन फिक्शन की दुनिया में उतना बड़ा नाम नहीं है जितना ये फिक्शन की दुनिया में बड़ा नाम है। जब मैं आपको फिक्शन पढ़ाऊंगा तो इस समय मुझे उस समय मैं आपको इसको जीके चेस्टन को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलिए, शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए, मुझे आप लोग तब तक कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए कि जीके चेस्टन की फेमस नॉवेल का नाम क्या है। मैं आप लोगों को समय देता हूं 1 मिनट का। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप लोग फटाफट 1 मिनट का समय आप लोगों के लिए, मुझे फेमस नॉवेल्स के नाम बताइए। अरे वो लव समा वो ये वहाँ गाड़ी लगवे जाओ ना, वहाँ तो पास से ये बोल देना कि गाड़ी लगू पीछे में। तो पहले हमें कॉल करें कितनी दूर है, बार बार बोलते हैं 30 30। ठीक है, 27 की तरह ठीक है लेगा। नहीं 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 27 चाहिए ना, मैं तो 10 10 को क्या करता हूँ। चलिए, तो आपको जो दिया गया था 1 मिनट का समय वो खत्म हो चुका है। शुरू करते हैं। चलिए, तो मैं इनकी बात करूं तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, और मैं बात करूं तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इन्होंने जो वर्क लिखा है उसका नाम है चार्ल्स डिकन्स अ क्रिटिकल स्टडी। 1906 में यह वर्क लिखा गया था और इस वर्क में इन्होंने किसके बारे में बताया है? चार्ल्स डिकन के बारे में बताया। अब चार्ल्स डिकन आप लोग सब जानते हो कि चार्ल्स डिकन कौन था। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि चार्ल्स डिकन किस एज से बिलोंग करता है? ये आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप इसका आंसर मुझे दे सकते हैं कि चार्ल्स डिकन किस एज से बिलोंग करता है। चलिए, इसके बाद
फिक्शन की मैं बात करूं तो फिक्शन में इनका सबसे फेमस जो वर्क है वो है द इनोसेंस ऑफ फादर ब्राउन। यानी कि इन्होंने फादर ब्राउन करके एक कैरेक्टर डेवलप किया इस नॉवेल सीरीज में। इट्स अ सीरीज ऑफ नॉवेल, ओके। तो ये आपको बहुत सारे इनके नॉवेल राइटिंग में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव वाले कैरेक्टर्स होते हैं जो एक केस के बाद दूसरा केस सॉल्व करते हैं, दूसरे के बाद तीसरा केस सॉल्व करते हैं, तीसरे के बाद चौथा केस सॉल्व करते हैं। इस तरह से इन्होंने ये कैरेक्टर डेवलप किया जिसका नाम क्या था, फादर ब्राउन। और आपको इनकी इन स्टोरीज में फादर ब्राउन का कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा 1911 की बात। चलिए, ठीक है। इसके बाद और इनका कुछ बस इनका ये अपन नॉन फिक्शन में पढ़ेंगे, बस फिक्शन में पढ़ेंगे इसको। इसके बाद ये मैंने कुछ इनके वर्क्स की लिस्ट भी आपको दी हुई है, आप देख सकते हैं कि नॉन फिक्शन के वर्क्स की मैं बात करूं तो हेरेटिक्स, ऑर्थोडॉक्सी, व्हाट्स रॉन्ग विद द वर्ल्ड, द एवरलास्टिंग मैन, द नेपोलियन ऑफ नॉटिंग हिल। अब देख लीजिए एग्जाम की मैं बात करूं तो एवरलास्टिंग मैन पीवाईक्यू है। इसके बाद द नेपोलियन ऑफ नॉटिंग हिल पीवाईक्यू। एग्जाम ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए फिक्शन की मैं बात करूं तो फिक्शन की मैं बात करूं तो द इनोसेंस ऑफ फादर ब्राउन पीवाईक्यू। और इसने कौन सा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, फादर ब्राउन पीवाईक्यू। द मैन हु न्यू टू मच, ये पीवाईक्यू है। द वॉल्स एंड द क्रॉस, ये पीवाईक्यू। इसके बाद पोइट्री एंड प्लेस की बात करूं तो ये इतना एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद चलिए अगला, अगला ऑथर है आपके पास R.W. लिंड। तो मैं अगर इनकी बात करूं तो ये जो भाई साहब है, इनके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आए हुए हैं आपके द बुक ऑफ दिस एंड दैट पीवाईक्यू है, द लास्ट ऑफ मिस्टर नॉरिस पीवाईक्यू। इसका बायोग्राफी की मैं बात करूं तो द लाइफ ऑफ द पोएट, ये इनकी पीवाईक्यू है। और ये एफ भी मान लो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। द बायोग्राफी ऑफ जॉन कीट्स, किसकी बायोग्राफी है ये, जॉन कीट्स की, ये चीज ध्यान रखनी है। और मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से है, ये वर्क 1922 में आया था, तो 1922 में और कौन कौन से वर्क आए थे, और जिसमें से आपको मेंशन करना है टीएस इलियट का कौन सा वर्क आया था। ये एग्जाम का पीवाईक्यू है, बहुत ज्यादा पीवाईक्यू है ना, बहुत बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। चलिए अगला, अडोलस हक्सले। चलिए, तो अडोलस हक्सले की मैं बात करूं तो ये फिक्शन में इनके हमें एक दो वर्क ही देखने को मिले हैं, पर ये एज अ नॉवलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट रहे थे। तो जब हम नॉवेल्स में अडोलस हक्सले को आपको पढ़ाएंगे तो बहुत लंबी क्लास अडोलस हक्सले पे होगी, पर नॉन फिक्शन में चूंकि इन्होंने कम लिखा हुआ है तो इस पे थोड़ी सी ही क्लास होगी नॉन फिक्शन अडोलस हक्सले पे। पर फिर भी एक ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए, हम कोई भी ऑथर कभी भी पढ़े हमें एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। मैं नॉवेल्स की बात करूं तो सबसे पहला क्रोम येलो पीवाईक्यू 1921 में आया, पीवाईक्यू। एंटिक है, पीवाईक्यू 1923, पीवाईक्यू। पॉइंट काउंटर पॉइंट, पीवाईक्यू 1928, पीवाईक्यू। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, पीवाईक्यू 1932, पीवाईक्यू। डायस्टोपियन नॉवेल है, पीवाईक्यू। आफ्टर मैनी समर स्टार लगा लो, टाइम मस्ट हैव अ स्टॉप, द रूट्स ऑफ परसेप्शन आइलैंड। इतने सारे पीवाईक्यू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, गॉट इट, देख लो ध्यान से। डायस्टोपियन नॉवेल क्या होती है, डायस्टोपियन नॉवेल होती है जिसकी सेटिंग क्या हो, जिस जो कहाँ सेट हो, फ्यूचर में सेट हो, कहाँ सेट हो, फ्यूचर में। ये होती है आपकी डायस्टोपियन नॉवेल। चलिए इसके बाद अगला, पोएट्री की मैं बात करूं तो द वर्निंग व्हील,
द बर्निंग व्हील इनका क्या है? अ कलेक्शन ऑफ हक्सलेस अर्ली पोइट्री, यानी कि इन्होंने शुरुआत में पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था, पर पोइट्री में इन्हें उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं था, इस वजह से इन्हें कहाँ पे स्विच होना पड़ा, इन्हें नॉन फिक्शन और फिक्शन पे स्विच होना पड़ा। नॉन फिक्शन की मैं बात करूं तो द ऑलिव ट्री, द ह्यूमन सिचुएशन, बस ये दो वर्क लिखे गए। शॉर्ट स्टोरीज का नाम ध्यान रख लो, मॉर्टल कॉइल्स, ये इसकी शॉर्ट स्टोरी का नाम है। चलिए, और अब इस मॉडर्न एज का आखिरी ऑथर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और उस आखिरी ऑथर का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। सबसे पहले मैं जॉर्ज ऑरवेल इस एज का आखिरी ऑथर है, और ये हमारा थोड़ा सा 5-10 मिनट ये ऑथर लेगा। चलिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपका बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ। जॉर्ज ऑरवेल की मैं बात करूं तो एज अ फिक्शन राइटर जॉर्ज ऑरवेल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं 10 में से स्टार दूं तो मैं 10 में से 10 स्टार दूंगा इसको, एज अ फिक्शन राइटर। और नॉन फिक्शन की मैं बात करूं तो नॉन फिक्शन में से मैं इसको रेट दूंगा 7/10। ये एग्जाम के पीओवी से बता रहा हूं मैं, एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, देखिए किसी भी ऑथर को रेट देने वाला ना मैं कोई होता हूं ना आप कोई होते हो। जब तक हमारे पास एक प्रॉपर अथॉरिटी ना हो तब तक हम किसी को रेट नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम में कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, किस जॉनरा से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उस हिसाब से हमने एक अनुमान लगाया कि फिक्शंस में इसके एग्जाम में 10 में से 10 रिपीट होते हैं। गॉट इट? चल, शुरू करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की बात करूं तो सबसे पहले तो जॉर्ज ऑरवेल के बारे में इसकी ईयर ही ध्यान रखनी है कि ये भाई साहब 1903 में पैदा हुए और 1950 में मर गए, इनका देहांत हो गया। ये चीज ध्यान रखनी है, पहला क्वेश्चन तो आपको यही रहा। इसके बाद ये जो वर्क मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने क्रोनोलॉजी में लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। 1934, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 49। गॉट इट? चलिए, जॉर्ज ऑरवेल की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले बर्मी डेज की बात करता हूं मैं। तो एक सिनारियो मैं आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ, बर्मी डेज। आप जब नाम सुनेंगे ना बर्मी डेज, तो आपको शुरुआत में एक नाम देखने को मिलेगा, बर्मी। बर्मी आपको कहीं बर्मा से रिलेटेड तो नहीं लग रहा है? बर्मा, और बर्मा किसका नाम है? म्यांमार का। यानी कि जो ये हमारा ऑथर है, ये जब अपने समय में था तो इसने अपने समय में ये म्यांमार का पार्टीशन देखा था, तो उस रिगार्डिंग इस व्यक्ति ने क्या किया था, इस पे वर्क लिखा था। ठीक है, तो एक नॉवेल थी सेट इन ब्रिटिश रूल्ड बर्मा, यानी कि वो एरिया, यानी कि वो एरिया जब हम क्या करते थे, बर्मी डेज में क्या करते थे, जब हमारी जो नॉवेल थी वो कहाँ पे सेट है? बर्मा में। और बर्मा किसका पुराना नाम है? बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का। और म्यांमार अभी किसका हिस्सा नहीं है? इंडिया का। पर पहले ये इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो ये जब नॉवेल ये जस्ट पार्टीशन हुआ ही था, तो उस चीज को इसमें दिखाया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, द क्लर्जीमैन्स डॉटर। तो क्लर्जीमैन डॉटर्स की मैं बात करूं तो फिर से अगेन स्टार लगा लो इस पे। अ नॉवेल अबाउट अ क्लर्जीमैन्स डॉटर हु ग्रेपल्स विद हर रोल इन सोसाइटी एंड हर पर्सनल बिलीफ। यानी कि इसमें कोई क्लर्जीमैन होगा, क्लर्जीमैन का मतलब समझ लीजिए, क्लर्जीमैन का मतलब होता है चर्च से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति। ठीक है, चर्च में काम करने वाला व्यक्ति, उसकी एक बेटी है, उसकी लाइफ स्टाइल, उसके जो पर्सनल खुद के बिलीफ थे, उसके बारे में इस कहानी में क्या किया गया है, आपको बताया गया है। इसके बाद अगला बात करूं मैं, तो कीप द स्पीडियस्ट्रा फ्लाइंग। ठीक है, चलिए, इसके बाद रोड टू बिगार पियर, ये भी पीवाईक्यू है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, अ वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म डिटेलिंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ वर्किंग क्लास इन नॉर्थर्न इंग्लैंड। जो नॉर्थ इंग्लैंड का जो नॉर्थ हिस्सा था, और उस हिस्से में जो वहां के जो वर्किंग क्लास थी, वर्किंग क्लास मतलब मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास,
कि कंडीशन कैसी थी उसके बारे में इस वर्क में बताया गया है। इसके बाद होमेज टू कैटलोनिया, ये भी पीवाईक्यू है, 1938 में आया ये पीवाईक्यू है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल यूजीसी नेट का लेवल बढ़ चुका है, क्वेश्चंस डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज में हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, उस चीज का नाम ये रहेगा कि जो होमेज टू कैटलोनिया जो वर्क है वो इन्होंने किसके लिए लिखा। सबसे पहले ध्यान रख लो, जो स्पेनिश सिविल वॉर हुआ था उसमें इनके एक्सपीरियंस कैसे रहे थे, इस चीज पे ये वर्क लिखा गया है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है ना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी बन जाएगा। इसके बाद कमिंग अप फॉर एयर, ये जो वर्क था ये वर्ल्ड वॉर टू से पहले सोसाइटी में क्या क्या चेंज हुए थे इस चीज पे ये वर्क था। इसके बाद दो ग्रेटेस्ट वर्क, अगर जॉर्ज ऑरवेल अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपने इनके ये दो वर्क नहीं पढ़े तो आपने जॉर्ज ऑरवेल पढ़ा ही नहीं है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आप ये मानिए कि अगर जॉर्ज ऑरवेल से क्वेश्चंस आता है तो 95% क्वेश्चन कहां से आएगा, इन दोनों से ही आएगा। एनिमल फॉर्म सबसे पहले, अब चूंकि ये दोनों ही फिक्शन में पढ़ने हैं हमें, यहाँ नहीं पढ़ने, तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि ये नॉन फिक्शन का मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं हम, और इसे हम कहाँ कवर करेंगे, फिक्शन में कवर करेंगे। उसकी क्लास भी यूट्यूब पे जल्द अवेलेबल हो जाएगी। चलिए एनिमल फॉर्म की बात करूं मैं तो 1945 में आया, ये पीवाईक्यू है। एनिमल फॉर्म किसने लिखा, जॉर्ज ऑरवेल ने, ये पीवाईक्यू है। ये क्या थी, एक नोवेला थी, ये भी पीवाईक्यू है। और एक किस पे है, टोटलिटरिज्म पे है, ये भी पीवाईक्यू है। इसके बाद द 1984 कैसे याद करना है, 1984 लिखा है, कैसे याद करना है इसको, उल्टा कर दो इसको तो 48 हो गया, एक जोड़ दो 49। तो 1949 में ये पब्लिश हुई थी, ये ट्रिक है याद करने की, इस तरह से आप इस वर्क को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 1984, ठीक है। ये एक डायस्टोपियन नॉवेल थी, ये पीवाई, और जस्ट मैं अभी बता के आया हूं आप लोगों को कि डायस्टोपियन का मतलब क्या होता है। डायस्टोपियन का मतलब होता है ऐसी कहानी जो कहां सेट हो, फ्यूचर में सेट हो। चलिए, तो इसमें क्या हुआ है, सर्विलेंस, मतलब 24 घंटे आपके पास कैमरा लगा हुआ है। जैसे आपने देखा ना बिग बॉस, आप लोग बिग बॉस को तो जानते ही होंगे। तो एक्चुअली में जब मैं आपको ये वर्क पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये बिग बॉस वाला कंसेप्ट कहां से आया, कहां से शुरुआत हुई, क्या एक्चुअल क्या टर्म था, तो ये चीजें आपको वहां पे बताई जाएंगी। चलिए चलिए, अभी हमें ऐसे के हिसाब से देखना है, तो देखते हैं। नोटेबल एसेस की बात करें तो शूटिंग एन एलिफेंट, स्टार लगा लो। पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाई आई राइट पे स्टार लगा लो। इसके बाद इनके मरने के बाद ये वर्क पब्लिश हुआ, जो किसने करवाया, सोनिया ऑरवेल आयन एंगुस ने। इसके बाद डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, ये पीवाईक्यू है। रोड टू पीगन वॉर, पीवाईक्यू है। गॉट इट, चलिए। इसके बाद जॉर्ज ऑरवेल की मैं बात करूं तो एक तो क्वेश्चन मुझे और हैं जो मुझे बताने हैं। हालांकि जॉर्ज ऑरवेल हम नॉन फिक्शन में उतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, पर जब मैं आपको इसको एज अ फिक्शन में पढ़ाऊंगा तो हम इसको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जॉर्ज ऑरवेल से, वो ध्यान रखिए। इसका रियल नेम था एरिक आर्थर ब्लेयर, ये पीवाईक्यू है। ये इसका रियल नेम था, ये पीवाईक्यू है। ये कौन कौन था, ये नॉवलिस्ट था, पोएट था, एसिस्ट था, जर्नलिस्ट था, क्रिटिक था। और जिसका स्यूडोनेम क्या था, जॉर्ज ऑरवेल। सूडोनेम का मतलब, पेन नेम का मतलब होता है फेक नेम। चलिए, और ये किसके खिलाफ था, ये था टोटलिटरियनिज्म के खिलाफ, है ना, पीवाईक्यू है ये भी। इसके बाद इसने कौन सी एलोगेरिकल नोवेला लिखी थी, मैंने आपको क्या कहा, नोवेला पीवाईक्यू है। एनिमल फॉर्म कब लिखी थी, 1945 में, ये भी पीवाईक्यू है। इसके बाद इसने डायस्टोपियन नोवेल लिखी थी 1984, ये भी पीवाईक्यू है। इसके बाद
रोड टू पिजन वॉर PYQ, होमेज टू कैटालोनिया PYQ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेनिश सिविल वॉर की कहानी बताई गई है इसमें। ये देखिए ये लिखा हुआ है टर्म आपका बिग ब्रदर, इसी को बोलते हैं बिग बॉस। बताऊंगा कहानी इसकी किस तरह से आया ये। चलिए इसके बाद हमें इसमें और क्या ध्यान रखना है, और और हम देख लेंगे, हाँ नोटेबल वर्क में देख लीजिए, ये मैं आपको करा ही चुका हूँ सारे, ठीक है। 1984 एनुअल फॉर्म, होमेज टू कैटालोनिया, द रोड टू वीगन वॉर, बर्मी डेज, डाउन एंड आउट इन पेरिस लंदन, ये सारे वर्क मैं आपको करा चुका हूँ, सारे PYQ हैं, ऑल PYQ, सारे PYQ। चलिए इसके बाद बस, और ये था आपका नॉन फिक्शन की क्लास। नॉन फिक्शन की क्लास मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। तो हमारे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है CSIR स्क्वायर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है। अगर आप ऑफलाइन पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन आके हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के अपने फायदे हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आपके बराबर रेगुलर आपकी मॉनिटरिंग होती है ना, सारी चीजें होती हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं ले सकते तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी आपको देते हैं। हमारे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम भी CSIR स्क्वायर है। आप प्ले स्टोर पे आप जा सकते हैं, वहां से आप CSIR स्क्वायर को डाउनलोड करेंगे और वहां पे आपको टेस्ट सीरीज बैचेस सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने को मिल जाएगी, है ना। इसके बाद अगर आपको गूगल करना है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी इसी नाम से बनी हुई है, और आपको वहां से भी ये चीज परचेज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो अभी हमारी सीरीज चल रही है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 इंग्लिश, इन दोनों की सीरीज तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, तो आप अपने हिसाब से, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, हम लगभग हमारे चैनल पर सारी की सारी स्ट्रीम कवर कराई जा रही हैं, तो आप उस बैच अपनी वीडियोस देख सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सस्ते से सस्ते रेट पे आपको ये बैच प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।